तो मैनुअल ऑफ गुड्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे टॉपिक रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, दैट इज़ MSE, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो कुछ आइटम्स हैं जिन्हें रिज़र्व किया गया है कि वो ओनली एंड ओनली माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज से ही खरीदनी है। हमने पीछे पढ़ा तो था GFR 2017 के 153 रूल्स में कि गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन वो इंश्योर कर सकती है कि कुछ सर्टेन कैटेगरी की जो गुड्स जो जहाँ सर्विसेज हैं वो किसी सर्टेन कैटेगरी के बायर से ही खरीदी जाएं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कितनी आइटम्स ऐसी हैं जिन्हें रिज़र्व किया गया है कि वो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज से ही खरीदी जाएं। तो इनका नंबर है 358। जो करंटली 358 आइटम्स हैं जिनमें 8 हैंडीक्राफ्ट आइटम भी शामिल हैं, उन्हें रिज़र्व किया गया है कि ये ओनली एंड ओनली जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है उनसे ही खरीदनी है। ये लिस्ट अपडेट होती रहती है, जो MSME की मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उसमें ये लिस्ट अपडेट होती रहती है। लेकिन करंट के समय में 358 आइटम्स हैं, इसमें 8 हैंडीक्राफ्ट जो आइटम हैं जिन्हें रिज़र्व किया गया है कि अगर ये आइटम आपको ख़रीदनी है तो ये माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज से ही खरीदनी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है उसने ये भी क्लैरिफाई किया है कि जो लैमिनेटेड पेपर हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के, वो इनके अंतर्गत नहीं आते, यानी कि जो रिज़र्व लिस्ट है उनके अंदर वो नहीं आते। रिज़र्व लिस्ट में सीरियल नंबर 202 पे पेपर कन्वर्जन मतलब प्रोडक्ट का जिक्र किया गया है। तो MSME ने ये क्लेरिफाई किया है कि जो रिज़र्व लिस्ट है 358 जिसमें आइटम्स हैं, वहाँ पे जो सीरियल नंबर 2 है जहाँ पे लिखा है पेपर कन्वर्जन प्रोडक्ट, वहाँ पे वो जो लैमिनेटेड पेपर्स हैं ग्रेड 1, 2 और 3 कैटेगरी के, वो इसमें शामिल नहीं हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज 2012, ये इंश्योर करती है कि लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सपोर्ट है वो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को मिलता रहे। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए 2012 वाली, ये नोटिफाई की गई है सेक्शन 11 ऑफ MSMED एक्ट 2006। और जैसा कि मैंने कहा 2 बार अमेंड हुई है, 2018 को और 2021 को। ये सुनिश्चित करती है कि ये मैंडेटरी है कि किन किन के लिए मैंडेटरी है इनका पालन करना इस पॉलिसी का। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जितने भी PSU हैं, उन सभी के लिए ये पॉलिसी मैंडेटरी है कि वो इनका पालन करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है एलिजिबिलिटी। जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की जो रजिस्ट्रेशन है वो उद्यम जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसके अधीन होती है। तो इसमें कहा गया है ओनली दोज माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस दैट आर रजिस्टर्ड अंडर द उद्यम रजिस्ट्रेशन आर एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट्स अंडर दिस पॉलिसी। कि ओनली जो MSE हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंडर रजिस्टर्ड हैं, ओनली वही इस पॉलिसी का बेनिफिट्स ले सकते हैं। जो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है इससे पहले EM सेकंड या UAM सिस्टम हुआ करता था, UAM या EM सेकंड सिस्टम हुआ करता था। लेकिन अब उद्यम ये पोर्टल आ चुका है, उद्यम रजिस्ट्रेशन आ चुकी है। विदाउट उद्यम सर्टिफिकेट के कोई भी जो MSE है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है, वो प्रोक्योरमेंट में इस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं ले सकती। तो ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करना उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। ये जो पॉलिसी है ये प्रेफर करती है कि जो MSE
की जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उन्हें प्रोक्योर किया जाए। ये आगे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी एमएसई में जिसने की इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी प्लांट में, मशीनरी में या किसी टर्नओवर में, किसी प्लांट में या मशीनरी में, या अगर किसी एमएसई ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अगर उसका टर्नओवर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और उसकी जो कैटेगरी है वो माइक्रो से स्मॉल में चेंज हो जाती है या स्मॉल से मीडियम में चेंज हो जाती है, क्योंकि ये कैटेगरी टर्नओवर के बेस पे डिसाइड होती है, तो क्या होगा? देन इंटरप्राइज विल कंटिन्यू टू गेट ऑल नॉन टैक्स बेनिफिट ऑफ इट्स अर्लियर कैटेगरी फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज। कि जब से उसकी कैटेगरी चेंज हुई है उस डेट से लेके अगले 3 साल तक जो उसकी पहले कैटेगरी थी उसमें जो उसे नॉन टैक्स बेनिफिट मिल रहा था वो उसे अगले 3 साल तक मिलता ही रहेगा। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि एक माइक्रो इंटरप्राइजेज थी जो स्मॉल थी, तो वो जो थी 2025 में वो माइक्रो जो इंटरप्राइजेज थी वो मतलब मीडियम बन गई। ओके, चलो मीडियम छोड़ो, स्मॉल बन गई, मतलब माइक्रो से एक इंटरप्राइजेज स्मॉल बनी 2025 में। तो ये जो माइक्रो कैटेगरी के जो नॉन टैक्स बेनिफिट मिलते थे वो 2028 तक मिलते रहेंगे। आगे जो क्वेश्चन है, व्हेन इज एन एमएससी इज कंसीडर्ड ओन्ड बाय एससी एसटी और वीमेन, कब समझा जाएगा कि जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है वो ओन की जा रही है एससी के द्वारा, एसटी के द्वारा या वीमेन के द्वारा? तो इसमें ये कहा गया है कि अगर एससी एसटी और जो वीमेन है वो इसकी सोल प्रोप्राइटर है, यानी कि अकेली उसी के पास है ये सारी, वो सोल प्रोप्राइटर है, सारा हक उसका ही है, तो उस केस में ये कंसीडर किया जाएगा कि जो एमएससी है वो एससी एसटी और वीमेन के द्वारा ओन की जा रही है। का मतलब ये हो गया कि जो एससी एसटी है या जो पार्टनर है इनका कम से कम 51% की जो ओनरशिप है वो होना ज़रूरी है। ये जो पॉलिसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और पीएसयू जैसा कि हमने पढ़ा था उन सभी पे लागू होती है, लेकिन किस पे ये लागू नहीं होती ये भी हमें ध्यान रखना है। ये जो स्टेट मिनिस्ट्री है या स्टेट की जो पीएसयू हैं उन पे लागू नहीं होती है। ओके, ये ओनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पीएसयू हैं, जब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये पॉलिसी लागू होती है, स्टेट की पॉलिसी अलग है, तो स्टेट मिनिस्ट्री, स्टेट पीएसयू में ये पॉलिसी लागू नहीं होती। जैसा कि हमने मतलब पढ़ा था खादी वाले में कि वहाँ पे जो 20% कम से कम जो हैंडलूम जो टेक्सटाइल हैं वो केवीआईसी या हैंडलूम क्लस्टर से ही ख़रीदना ज़रूरी है। तो ऐसे ही जहाँ पे है कि कम से कम जो 25% है, जहाँ पे लिमिट 25% की है कि जो गुड्स जो पोर्टल के ऊपर हैं वो एमएससी से ही खरीदना ज़रूरी है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो डिफेंस के जो आर्मामेंट हैं, इंपोर्ट्स हैं, वो इसमें एग्जम्प्ट किए गए हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं। जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं वो एमएससी से ही ख़रीदना ज़रूरी नहीं है, वो बाहर से भी ख़रीदे जा सकते हैं, उसमें ये कैप जो है वो लागू नहीं होती 25% की। जो एमएससी का जो गोल है प्रोक्योरमेंट का, अगर वो डिफेंस सेक्टर से रिलेट करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसे मॉनिटर करेगी। आगे ये कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है जो एमएससी के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे रिड्यूस करने के लिए फॉलोइंग फैसिलिटी दी गई हैं। कौन कौन सी फैसिलिटीज़? कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को। इसी के साथ साथ उन्हें जो अर्नेस्ट मनी है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, वो जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है मतलब एमएससी को। और इसी के साथ साथ जो ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो यूज़ किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे।
तो कभी कभी ये कन्फ्यूज़न होता है कि एमएससी बारे सोचते हैं कि उसे ईएमडी का जिक्र किया गया है कि ईएमडी वो अगर जमा नहीं भी करवाएंगे तब भी वो बिड डाल सकते हैं, लेकिन वो कई बार पीजी के बारे में भी सोच लेते हैं कि क्या पता पीजी के बारे में भी जे राय है जो परफॉर्मेंस गारंटी है या सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एग्जाम्पशन मिली है वो ईएमडी के केस में मिली है, पीजी के केस में नहीं मिली। परफॉर्मेंस जो बैंक गारंटी है या सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इसेंशियल है एमएसई को, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को, कि वो जमा उन्हें करवाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिलैक्सेशन इन प्रायर टर्नओवर एंड एक्सपीरियंस। तो जो एमएसई है उन्हें जो प्रायर जो टर्नओवर है या कोई प्रायर एक्सपीरियंस अगर किसी गुड्स की के लिए या सर्विस की प्रोक्योरमेंट के लिए अगर किसी टेंडर में प्रायर टर्नओवर या प्रायर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उस केस में जो स्टार्टअप इंटरप्राइजेस हैं, जो DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जो स्टार्टअप इंटरप्राइजेज रिकॉग्नाइज की गई हैं उन्हें इस क्लॉज से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है कि उन्हें कोई प्रायर टर्नओवर या प्रायर एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। ये रियायत सभी के लिए दी जा सकती, ज़रूरी नहीं है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ जो गुड्स है या सर्विसेज है सिर्फ उसी के केस में है। प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स के केस में भी जो न्यू स्टार्टअप्स हैं जो DPIIT के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं उन्हें प्रायर टर्नओवर या प्रायर एक्सपीरियंस जैसे क्लोजेस से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। ये जो रिलैक्सेशन है वो ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। प्रोक्योरिंग एंटिटी को जो इंश्योर करना है कि जो न्यू स्टार्टअप्स हैं जो DPIIT के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं उन्हें ये जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड की जाए। लेकिन सर्टेन केसेस में अगर जस्टिफिकेशन है तब ये जो रिलैक्सेशन है उसे नहीं भी दिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर कोई प्रोक्योरमेंट है वो पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड है, जब पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है या क्रिटिकल सिक्योरिटी ऑपरेशंस या सेंसिटिव इक्विपमेंट से रिलेटेड है, तो फिर ये जो रिलैक्सेशन है वो ऑप्शनल है प्रोक्योरिंग अथॉरिटी के लिए। ओके, सो ये हमें याद रखना है, यहाँ पे जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है उसका डिसीजन फाइनल होगा। तो आगे है टाइमली पेमेंट्स टू MSE माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि जो मैक्सिमम पेमेंट पीरियड है मतलब MSE के लिए वो कितना है। तो ये कहा गया द बायर एंड द MSE सप्लायर में एग्री ऑन अ पेमेंट पीरियड बट दिस पीरियड कैन नॉट बी एक्सीड 45 days from the deemed acceptance of goods and services. What is deemed acceptance? If there is any defect or discrepancy in the material supplied, the procuring entity must raise an objection within 15 days from the date of receipt. But if no objection is raised within 15 days, it is assumed that material has been accepted और डीम्ड एक्सेप्टेड। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई जो प्रोक्योरमेंट है वो MSE से की गई है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज से की गई है, तो जो बायर है प्रोक्योरिंग एंटिटी है और जो MSE है उसमें पेमेंट के रिगार्डिंग, पेमेंट पीरियड के रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और किसी भी हालत में ये जो पेमेंट पीरियड है वो 45 डेज से ज़्यादा नहीं होगा with effect from the deemed acceptance of goods and services। अब ये deemed acceptance क्या है? deemed acceptance है कि जिस डेट में गुड्स मिली उस डेट्स के आगे 15 दिन का समा, यानी कि अगर उन 15 दिन के अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी या ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ तो फिर ये समझा जाएगा 15 दिन के बाद कि वो जो मटेरियल है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो वो डेट डीम एक्सेप्ट, यानी एक्चुअली रिसीट वाली डेट अगर 15 दिन के भीतर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया है तो फर्दर 45 डेज़ के भीतर जो है वो पेमेंट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिले इन पेमेंट। अगर हुई तो क्या होगा? अगर पेमेंट डिले हुई बियॉन्ड द परमिसिबल जो पीरियड,
तो जो बायर है उसे हैवी पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन द डिलेड अमाउंट, और जो बैंक रेट है जो आरबीआई ने नोटिफाई किया है उसका 3 टाइम्स उसे देना पड़ेगा। आगे है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। फॉर रिकवरी ऑफ डिलेड पेमेंट एंड इंटरेस्ट, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल is established in each state. Micro and Small Enterprises Facilitation Council handles arbitration and conciliation for all disputes. तो अगर जो पेमेंट के रिगार्डिंग, डिलेड पेमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसके लिए जो एमएससी फैसिलिटेशन जो काउंसिल है वो बनी हुई है हर एक स्टेट में, जो कि आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन का काम करेगी फॉर सच डिस्प्यूट के लिए ना। आगे है परचेज प्रेफरेंस, यानी कि 25% मैंडेटरी है प्रोक्योरमेंट करना एमएससी से। तो जो अमेंडेड जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है 2012 वाली, उसमें ये कहा गया है कि जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, उन्हें एटलीस्ट 25% ऑफ देयर एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स और जो सर्विसेज हैं उन्हें माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज से परचेज करना ज़रूरी है, कम से कम 25%। इसे रूल 153 ऑफ जीएफआर भी कहता है, जहाँ पे जो लिमिट है वो 25% की है कम से कम। आगे ये कहा गया है कि जो सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें भी काउंट किया जाएगा फॉर एमएससी प्रोक्योरमेंट। सब कॉन्ट्रैक्ट्स गिवन बाय द लार्ज इंटरप्राइजेस टू एमएससी आर ट्रीटेड एज प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एमएससी। ओके, तो जो बड़ी जो इंटरप्राइजेस हैं अगर उन्होंने एमएससी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को अगर सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने आगे इनको दे दिया, तो वो भी प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एमएससी ट्रीट किया जाएगा।